हेलो फ्रेंड्स, दिस इज चेतन। केरल की सरकार ने एक फैसला लिया है कि जलवायु परिवर्तन और उसके नकारात्मक प्रभाव से निपटने के लिए अपने मंदिरों के आसपास वहां हरियाली बढ़ाएगी। अभी यहाँ योजना लगभग 3800 मंदिरों में संचालित की जाएगी, लेकिन निकट भविष्य में ये संख्या बढ़ भी सकती है। परियोजना में मंदिर के कुंडों का जीर्णोद्धार कर जल संसाधन के संरक्षण और राज्य के वनों के संरक्षण की भी परिकल्पना की गई है। इस परियोजना का नाम है देवकनम चारु हरितम। आइए इसे डिटेल में समझते हैं। आप जानते होंगे कि दक्षिण भारत के ज्यादातर मंदिरों की एक विशेषता है, या यूं कह लीजिए कि ज्यादातर मंदिर द्रविड़ शैली में बने हुए हैं। द्रविड़ शैली टेम्पल आर्किटेक्चर का पार्ट है, जिसकी अपनी कुछ विशेषताएं हैं। फॉर एग्जाम्पल, गोपुरम प्रवेश द्वार को कहते हैं, गर्भगृह जो अष्टकोणीय होता है, और शिखर होता है जिसकी आकृति पिरामिड तरह की होती है, जिसे विमान कहा जाता है। और मंदिर परिसर में जलाशय होते हैं, और इन्हीं जलाशयों के पुनरुद्धार का काम इसी परियोजना के तहत किया जाएगा। द्रविड़ शैली में बने कुछ मंदिर के एग्जाम्पल देखें तो तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर, मदुरै का मीनाक्षी मंदिर, रंगनाथ मंदिर जो तमिलनाडु में है। इतना ही नहीं, मंदिरों में फूल और फलदार वृक्ष भी लगाए जाएंगे ताकि मंदिरों में फल और फूल प्राप्त हो सके, साथ ही वो आत्मनिर्भर बन सके। अभी वहां सभी जिलों के मुख्य अधिकारियों से कहा गया है कि मंदिरों में स्थित जलाशयों का आंकड़ा एकत्रित करना शुरू करें। ये वाकई केरल का स्वागत योग्य कदम है। क्या आपको नहीं लगता कि ये कदम भारत सरकार भी उठा सकती है? क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह के कदम से भारत के सभी राज्य कुछ सीख सकते हैं? क्या आपको नहीं लगता कि इन्हें हिंदू मंदिरों के साथ साथ इसका विस्तार अन्य धार्मिक संस्थाओं तक भी किया जाना चाहिए? ऐसे कदम भारत में पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा दे सकते हैं। ऐसे कदम स्थानीय जैव विविधता को संरक्षित कर सकते हैं। ऐसे कदम विलुप्त हो रहे जीव जंतु को नया घर दे सकते हैं। ऐसे कदम स्थानीय लोगों को रोजगार दे सकते हैं, और ऐसे कदम स्वच्छ पर्यावरण के विकास को सुनिश्चित कर सकते हैं। सोचकर देखिए, अगर ये परियोजना ठीक तरह से अमल में लाई जाती है तो ये एक गेम चेंजर साबित होगी। एनवायरमेंट प्रोटेक्शन से रिलेटेड कोई सा क्वेश्चन आता है तो आप इस न्यूज का यूज वहां कर सकते हैं। फिर एक न्यूज पीएम पोषण योजना को लेकर थी कि जो राज्य पीएम पोषण योजना के तहत नामित एजेंसी को 21 दिनों के भीतर योजना की राशि ट्रांसफर नहीं करेंगे तो उस राशि को ब्याज सहित केंद्र सरकार को लौटाना होगा। ये स्टेप्स इसलिए लिया गया क्योंकि बहुत सारे राज्य केंद्र प्रायोजित योजनाओं से संबंधित फंड को नामित एजेंसी को जारी नहीं करते, और फिर ये फंड भ्रष्टाचार के शिकार हो जाते हैं। शायद यही वजह रही होगी कि सरकार ने ऐसा कदम उठाया है। फिर इंडियन एक्सप्रेस का आप सभी को एक आर्टिकल प्रोवाइड किया गया था कि जो ओपेक प्लस कंट्रीज द्वारा ऑयल प्रोडक्शन कट से संबंधित था। हुआ ये कि ओपेक प्लस कंट्रीज ने पिछले रविवार को कच्चे तेल के उत्पादन में कटौती की घोषणा की। ये कदम इसलिए उठाया गया ताकि कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट को ठीक किया जाए, क्योंकि किसी चीज की जरूरत से ज्यादा सप्लाई होती है तो उसकी वैल्यू कम हो जाती है। लेकिन मूल बात यह है कि इसका भारत पर क्या असर होगा। फ्रेंड्स, भारत अपनी कुल आवश्यकता का 80% यानी 80% आयात करता है, इसलिए इसका प्रभाव व्यापक तौर पे देखने को मिलेगा। फॉर एग्जाम्पल, उत्पादन में कटौती से कच्चे तेल की कीमत बढ़ेगी, जिससे भारत को पहले से अधिक मूल्य चुकाना होगा। सेकंड, इससे विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ आएगा। थर्ड, ये कदम भारत के फिस्कल डेफिसिट को बढ़ाएगा, क्योंकि तेल की कीमतों से सरकार पर सब्सिडी का भार आ जाता है। ओपेक का गठन 1960 यानी 1960 में किया गया था, जिसका उद्देश्य विश्व भर में तेल की आपूर्ति और उसके मूल्य को तय करना था। इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं ये आप देख लेना, क्योंकि प्रीलिम्स में कभी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। फिर आज के जनसत्ता में एक सिक्योरिटी को लेकर आर्टिकल आया था कि भारत में अलगाववादी तत्व फिर से आने लगे हैं। देश में एक बहुत छोटे समूह के रूप में ही सही, कुछ अलगाववादी तत्वों ने फिर से सिर उठाना शुरू कर दिया, क्योंकि हाल ही में पंजाब में ऑपरेशन ब्लू स्टार के 39 साल पूरे होने पर
मंगलवार को कट्टरपंथी कुछ सिख संगठनों के कुछ सदस्यों ने स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के समर्थन में नारे लगाए। हालांकि स्वर्ण मंदिर में ऐसे प्रदर्शन को नियंत्रित रखने के लिए वहां सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम किया गया था और उस कार्यक्रम में आम लोगों की कोई बड़ी भागीदारी नहीं हुई। इसके बावजूद यहाँ नहीं कहा जा सकता कि आने वाले वक्त में खालिस्तान के नाम पर चलाए जाने वाले अभियान का असर आम लोगों पर नहीं पड़ेगा। राइटर ने आगे बताया कि कोई भी राजनीतिक गतिविधि अगर अपनी निरंतरता में चलती रहती है तो धीरे धीरे साधारण और मासूम लोग उस विचार के असर में आने ही लगते हैं। इस लिहाज से देखें तो स्वर्ण मंदिर परिसर में खालिस्तान के पक्ष में जिस तरह के नारे लगाए गए, अगर उन्हें वक्त पर रोका नहीं गया तो उनकी हरकतों का दायरा फैल भी सकता है। यहाँ छिपा नहीं है कि एक समय पंजाब में खालिस्तान की मांग के सवाल पर उभरे आंदोलन के बाद देश और खुद पंजाब को उससे छुटकारा पाने के लिए कितनी त्रासद कीमत चुकानी पड़ी थी। इसलिए खालिस्तान के मुद्दे को हवा देते हुए ऐसे सार्वजनिक प्रदर्शन को लेकर सरकार को समय पर सचेत हो जाना चाहिए। सरकार को इस पर नजर रखने की जरूरत भी है कि खालिस्तान के लिए हो रही सुगबुगाहट के पीछे कहीं कोई बाहरी हाथ तो नहीं। वक्त का तकाजा है कि केंद्र और राज्य सरकार की ओर से हर स्तर पर कार्रवाई के साथ साथ आम जनता के हक में और उन्हें अपना लगने वाले कदम उठाए जाए ताकि खालिस्तान के सवाल को जोर पकड़ने से पहले ही खत्म किया जा सके। फिर एक न्यूज ये थी कि इकोनॉमिक अफेयर्स की कैबिनेट कमेटी, जिन्हें हम CCEA कहते हैं, उसने खरीफ फसलों की MSP में बढ़ोतरी को मंजूरी दी है। आप जानते होंगे कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स, जिसे हम CCEA कहते हैं, इसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा चेयर किया जाता है। किन किन में बढ़ोतरी की है आप इस लिस्ट में देख सकते हैं, जैसे कि मूंग, शीशम, कॉटन, ग्राउंडनट, रागी, मेज, बाजरा, नाइजर सीड, अरहर, सनफ्लावर एंड उड़द। इन सभी में सबसे ज्यादा वृद्धि मूंग में की गई। प्रीलिम्स में कभी इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं तो थोड़ा याद रखिएगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।